आपको धमकियां भी मिली होंगी? मेरे पति को वो लोग ने थोड़ा शुरू किया बताना, इमोशनल भी, कि चलो हम सब तो फ्रेंड रहे, तो वो बोले बहुत प्रेशर आ रहा है। तो मैंने एक डिवोर्स पेपर साइन करके उनको दे दिया कि बोल दो कि मेरी बीवी ने मुझे डिवोर्स दे दी है। अगर महिलाएं पॉलिटिक्स में जाती तो आपके हिसाब से क्या क्या बदलाव आएंगे? बहुत आएगा। जैसे उसने वही किया कि एक दिन रात को आया, मेरे पैर के पास बैठा और फिर धीरे से बोला कि माँ एक बात कहूँ कि तू पुलिस स्टेशन जाना बंद। एडवाइस में मेरा दृष्टांत दूंगी। मैंने 1994 में मेरी सर्जरी हुई थी, इतनी बड़ी बड़ी 5 सर्जरी हुई थी, उसमें यूट्रस, ओवरीज सब निकाल दिया गया था मेरे बॉडी। उस समय पर ये बोल्डनेस, ये बुलंद आवाज, ये जज्बा आखिर आप में कहाँ से और कब और कैसे? अंदर बहुत सारे क्वेश्चन भी थे और मुझे तो उसके सॉल्यूशन बहुत ईजी भी लगते थे कि एक थप्पड़ उठा के लगा दो, इतना ईजी है, लोग क्यों नहीं करते हैं। पर हमारे हाथ बांध दिए गए थे। तब हमें वही समझाया जाता था कि लड़कियां है, बोलना कम है, मुंह बंद रखना है, अगर कोई गलत करता है वहां नहीं जाने का, आवाज नहीं उठाने की, मुंह बंद। बिल्कुल। टॉप 5 प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके समाधान क्या हैं? आप क्या काउंसलिंग में? ये शक बहुत खराब है। वो एक कीड़ा ऐसा है ना, वो दिमक की तरह है। वो रिलेशनशिप को खा जाता है और मैंने बहुत सारी रिलेशनशिप ये शक के कारण टूटती हुई, खत्म होती हुई देखी है। पर अब के समय में ये थोड़ा ध्यान इसलिए देना पड़ता है क्योंकि जॉइंट फैमिली नहीं रहे और फिर एक फैशन बन गई कि सब अच्छा मुझे भी ये हुआ, अच्छा मुझे भी ये हुआ, और फिर उसमें रिलेशनशिप तोड़ने तक बहुत ही इजीली रिलेशनशिप इसमें तोड़ देते हैं। और हमें भी दुख भी होता है कि हम उसके काउंसलिंग में उसको क्या कहें, क्योंकि फिर बोलती है कि महिलाएं आके कि मैं उसके दिन में 10 डायपर बदलने पड़ते हैं और उनको 2 भी बदलने पड़े तो वो मुंह बना देते हैं। तो आइए मिलते हैं कंज्यूमर कोर्ट में जज रह चुकी सूरत की सोशल वर्कर, जानी मानी हस्ती श्रीमती गीता श्रॉफ जी से। आप अनीश संस्था की प्रेसिडेंट हैं। अनीश संस्था के जरिए 1996 से 2025 तक आप 1 लाख से ज्यादा परिवारों की काउंसलिंग कर चुकी हैं। बच्चे, महिलाओं के अधिकारों एवं परिवार व समाज में बेहतर बदलाव के लिए आप 1989 से निशुल्क और निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रही हैं। जीवन के रंग रश्मि के संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ हैं सूरत की जानी मानी हस्ती श्रीमती गीता श्रॉफ जी। तो दी, आपका इस शो में बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद। दी, जैसा कि मैंने आपके पूरे उसमें रिसर्च में पढ़ा भी और जाना भी आपके बारे में काफ़ी कुछ, आपने 96 से आपकी अनीश संस्था जो एनजीओ है वो 96 से अभी 2025 तक कम से कम भी 1 लाख से ज़्यादा परिवारों की काउंसलिंग कर चुकी है। तो आपके हिसाब से समाज में टॉप 5 प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके समाधान क्या हैं? आप क्या काउंसलिंग में उनको बताते हो? यानी रश्मि, आप ये पूछना चाह रही है कि टूटते हुए परिवार में या फिर परिवार में जो झगड़े का मुख्य 5 कारण है वो? जी बिल्कुल। मतलब हाँ, मुख्य 5 कारण में सबसे पहले तो कोई भी झगड़े का कारण होता है ईगो। ओके। तो ये देखा कि कई बार शादियों में, कपल में या फिर कोई भी रिलेशनशिप में ईगो के कारण वो लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहला कारण है ईगो। फिर शादी के टूटने के कारण में मैंने ये भी देखा कि जॉइंट फैमिली रीज़न हो जाता है। अच्छा। क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहने से बहुत सारे लोगों के साथ आपको रिलेशनशिप संभालनी होती है, तो वहाँ डिस्प्यूट्स एक जॉइंट फैमिली का रीज़न है। ठीक है। ईगो, जॉइंट फैमिली एंड मनी मैटर। अच्छा। कि हम मुझे पैसा खर्च करने के लिए कम दे रहे हैं या खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे मनी के लिए भी, पैसे के लिए भी झगड़ा बहुत होता है। रश्मि, ज़्यादातर मेरे देखने में जो आया है ना वो एक शंका, शक रिलेशनशिप में शंका बहुत होती है। अच्छा। नॉट ओनली इन हस्बैंड एंड वाइफ, उसमें तो ज़्यादातर देखने को मिलती है, पर सास के बहू के बीच में भी, देरानी जेठानी, ननंद भौजाई, ये सब रिलेशनशिप में भी बहुत सारे डाउट्स वो लोग को होते हैं कि ये मेरी बात यहाँ करते होंगे या मुझसे ज़्यादा किसी और का इम्पोर्टेंस है इनकी लाइफ में। अच्छा। या कोई और मेरे से ज़्यादा महत्व व्यक्ति है उसमें। तो ये शक बहुत खराब है। वो एक कीड़ा ऐसा है ना, वो दिमक की तरह है। वो रिलेशनशिप को खा जाता है और मैंने बहुत सारी रिलेशनशिप ये शक के कारण टूटती हुई, खत्म होती हुई देखी है। और एक है अब जो ज़्यादा देखने को मिलता है, पहले तो इतने सालों पहले जब मैंने शुरू किया था तब ये प्रॉब्लम नहीं था। अब है एक तो करियर ओरिएंटेड
जो महिलाएं होती है Ambitions. एम्बिशंस भी होती है, और उनको होता है कि मैंने इतनी पढ़ाई में दी है समय, तो मुझे बस फैमिली से ज़्यादा पहले मेरा करियर का मुझे देखना है। ओके तो इसके कारण भी फैमिली डिस्प्यूट्स बहुत आते हैं। ओके तो जैसे आपने ये अभी 5 प्रॉब्लम्स बताई, जिनमें सबसे पहले आ गया मतलब ईगो, फिर आ गया Joint जॉइंट family, फैमिलीज, फिर आ गया मनी, हाँ, फिर आ गया मतलब शक, और फिर आ गया आपका एम्बिशंस, मतलब स्पेशली फीमेल जो महत्वाकांक्षी होती जा रही है अपने करियर के प्रति। तो आप इनके क्या समाधान बताते हो, क्या सॉल्यूशंस बताते हो? पहले तो हम लोग इसकी तह में जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि इसका रीज़न क्या होता है। तो रीजंस में एक तो है ना, एक दूसरे को समझने की शक्ति का अभाव होता है। कि वो दोनों एक दूसरे को इतना अच्छी तरह से समझने के काबिल ही नहीं बनाते हैं अपने आप को, और अपने लिए एक ऊंचा ख्याल और सामने वाले को न समझना, ये यहाँ ईगो क्लैश होता है। अच्छा, ठीक है। दूसरा, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि मुझे जो मिला है उससे कहीं ज़्यादा आई डिजर्व, और मुझे ये कम मिल रहा है। यहाँ भी थोड़ा सा ईगो तो है ही। बिल्कुल। और एक है एक दूसरे के ऊपर भरोसे की कमी, लैक ऑफ ट्रस्ट। यस। और वो तो ज़्यादातर हर एक रिलेशनशिप में हमें दिखती है, हर जगह। इवन माँ और बच्चे के उसमें भी हमें बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें ट्रस्ट की बहुत कमी है। तो आप क्या उन्हें एडवाइस करते हो कि वो उस ट्रस्ट को मतलब बिल्डअप करें, या कैसे कैसे किसी में ट्रस्ट बढ़ाया जाए? एक रीज़न मुझे ये भी लगा था, जो मैं रीज़न की बात कर रही थी, फिर मैं सॉल्यूशन पे आती हूँ। एक रीज़न मुझे ये भी लगा कि जो लड़कियाँ एम्बिशियस होती है, एम्बिशियस होना जरा भी गलत नहीं है, कोई भी उम्र में एम्बिशियस होना सही ही है, पर उसको मैनेज करना, अपनी प्रायोरिटीज को मैनेज करना, ये बहुत जरूरी होता है। और इसी का ये मैनेजमेंट का अभाव होता है। अच्छा। यही कारण होता है कि हमें जो सॉल्यूशन मिला ना, उसी से मिला कि हमने जो उसके मूल पकड़ लिए, प्रॉब्लम्स को समझा, तो उनकी जड़ों को आपने पकड़ा। बिल्कुल। तो मैं सॉल्यूशन में हमेशा देती हूँ, सबसे पहला तो आप सुनो। कोई भी रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ की हो, चाहे किसी के साथ हो, बच्चों के साथ, चलो, पर सुनो। जब तक आप किसी को सुनते नहीं हो तब तक आप उसे समझ नहीं सकते हो। तो पहले तो सुनो। ठीक है। आपको अब दूसरा आ गया समझना। जैसे ही सुनते हो आपको लगता है कि अभी हम उसको और ज़्यादा समझे। सुनने से ही हमें इच्छा होती है उनको समझने की। ठीक है। तो उसके बाद है समझना। फिर एकदम इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है उसका स्वीकार करना। जो वो व्यक्ति जो है, पहले तो उसको ऐसे ही स्वीकार कर लो, या तो फिर छोड़ दो, या तो स्वीकार कर लो। और अब छोड़ने जैसा रीजन हो तो छोड़ो, पर अगर लगे कि अच्छा इससे तो थोड़ा बहुत ठीक भी हो सकता है, तो वो ठीक करने के लिए आगे बढ़ो, तो उसका स्वीकार करना। और फिर है ये सबको अपनी प्रायोरिटीज के साथ मैनेज करना। तो ये जब हमने सॉल्यूशन देने शुरू किए तो बहुत सारे अच्छे रिजल्ट मिलने लगे। और उसकी टिप्स तो बहुत ही इजी है कि हम घर में ही एक कोने में उनको कहते हैं कि थोड़ी सी बोर्ड गेम्स रख दो, तो बच्चों के साथ, परिवार के साथ, सास के साथ, फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनके साथ दिन में जब भी समय मिले 10 मिनट 15 मिनट वो कॉर्नर में जाके गेम खेल लो। फिर एक कॉर्नर ऐसी रखो कि जहाँ आपको जब ऐसा लगता है कि आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मूड अच्छा नहीं है, तो उससे मुझे गुस्सा आ जाएगा, तो मेरे रिलेशनशिप पे असर होगी, तो एक ऐसा कोना है जो सबको पता चल जाएगा अच्छा आज इसका मूड ठीक नहीं है। अच्छा। तो कोई आपको छेड़ेगा तो नहीं, पर आपका मूड ठीक करने में लग जाएगा। तो आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा कि मेरा मूड ठीक नहीं है। तो घर के बच्चे हो, सास हो, बहू हो, हस्बैंड हो, वो कोने में बैठ जाएंगे तो समझ जाने का कि अच्छा अभी उनका मूड हमें ठीक करना है। ऐसे बहुत सारी अच्छी हमने छोटी छोटी टिप्स दी कि जैसे हम उनको कहते हैं कि घर में आप लोग आवाज़ देने के बदले एक घंटी रखवा देते हैं, बेल एकदम अच्छे से रणकार के साथ डाइनिंग टेबल पे, अगर ब्रेकफास्ट से पहले, तो सबको अच्छा, किसी को भूख लगी तो डाइनिंग टेबल पे आके वो बजाएगा, तो पता चल जाएगा अच्छा कोई किसी को भूख लगी है तो चलो हम क्या बना के दे। यहाँ ईगो क्लैश भी नहीं होता है। फिर हम तालियों से भी बहुत अच्छी सी उनको प्रैक्टिस दिलाते हैं। शेक हैंड से, अलग अलग तरीके से शेक हैंड करा के। अच्छा। तो ये सब है ना रिलेशनशिप को एक दूसरे के साथ जोड़ना, थोड़ा फन करीब लाते हैं, थोड़ा तरोताजा करते हैं। और म्यूजिक घर में इतने अच्छे मूड के अनुसार, ऐसा नहीं कि हमेशा भजन ही बजने चाहिए, हमेशा बॉलीवुड के गीत ही, मूड के अनुसार थोड़े से दिन में ये, थोड़े से ये, ऐसे अलग अलग प्रकार के म्यूजिक का कलेक्शन रखो और घर में म्यूजिक बजाओ। अच्छी सी स्मेल घर में, ऐसे धूप या कुछ भी करो, तो एक घर में अच्छा सा माहौल बना रहे ना,
तो जिससे आप परिवार का हर एक का मूड अच्छा रहे। ये है हमारे परिवार को बचाने की क्या बात है, मतलब बहुत ही मजा आया। और मुझे लगता है कि शायद ये सारे ट्रिक्स ना हमारे सारे दर्शकों के लिए बहुत यूजफुल है आज के टाइम में, स्पेशली जहाँ सभी लोग बहुत बिजी हैं। अब मैं आती हूँ सीधे, क्योंकि मैंने जाना कि सूरत में पहली बार महिला पुलिस स्टेशन आपके द्वारा मतलब सरकार के साथ मिलकर सेटअप हुआ। तो जब महिला पुलिस स्टेशन सेटअप हुआ तो ऑफ कोर्स आपने मतलब उन बस्तियों में भी संपर्क किया होगा, आपने उन महिलाओं को भी जगाया होगा कि वो पुलिस स्टेशन तक पहुँचे, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर पहुँचे। तो मेरा सवाल ये है कि ये बोल्डनेस और ये जज्बा ये मतलब आप में कहाँ से आया? और इसके साथ ही मैं दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आपने सैयर नाम का, सैयर मतलब सखी नाम का एक ऐसा मतलब टीवी सीरियल किया था जिसके पूरे 100 एपिसोड किए थे, और उसमें अपना फ़ोन नंबर देते थे आप कि किसी को कोई भी समस्या हो तो इस फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट करें। तो दी मेरा सवाल वो का वही है कि ये बोल्डनेस मतलब आज के 20 साल पहले जब महिलाएं सोशल मीडिया से, टीवी से काफ़ी खुद दूर रहती थी, देखती थी बट खुद दूर रहती थी, उस समय पर ये बोल्डनेस, ये बुलंद आवाज़, ये जज्बा आखिर आप में कहाँ से और कब और कैसे आया? शायद तो बचपन से। मैं मेरे माता पिता की थर्ड अनवांटेड गर्ल चाइल्ड थी। बिल्कुल, कहीं तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा आने वाला हो या दूसरा भी, तो हमेशा चाहेंगे कि ज़्यादातर बेटा ही हो, और ख़ास करके आगे सब बेटियां हो। तो बिल्कुल मैं एक तो अनवांटेड गर्ल चाइल्ड थी। और वो समय में मैं ब्लेस्ड इसलिए रही कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी, तो मुझे जन्म लेने को मिल गया, क्योंकि पता ही नहीं चला कि बेटी आएगी। और पर किंतु मेरे जन्म के बाद मेरी मम्मी को काफ़ी समाज में, परिवार में थोड़ा फेस करना पड़ा बार बार, जब तक हम बड़े नहीं हुए, हमारी शादी नहीं हुई। तो मैं वो सब देखती थी बचपन से कि क्या क्या हो रहा है। तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि क्यों ऐसा, हम बेटी है तो क्या हुआ, हमने ऐसा क्या कर लिया कि हमें हमारे जन्म से लोगों को दुख होता है। छोटी सी उम्र थी, समझ कम थी, पर स्त्री होने के बहुत सारे अनुभव भी हुए। एक तो गंदी नज़र, गंदे स्पर्श, गंदी टिप्पणियाँ, यानी कहते हैं ना अभी ईव टीजिंग और ये सब का सामना करना, ये सब जो होता था उससे अंदर से अंदर बहुत सारे क्वेश्चन भी थे। और मुझे तो उसके सॉल्यूशन बहुत इजी भी लगते थे कि एक थप्पड़ उठा के लगा दो, इतना इजी है, लोग क्यों नहीं करते हैं। पर हमारे हाथ बांध दिए गए थे, तब हमें वही समझाया जाता था कि लड़कियां है, बोलना कम है, मुंह बंद रखना है, अगर कोई गलत करता है वहां नहीं जाने का, आवाज नहीं उठाने की, मुंह बंद, बिल्कुल। तो और किसी के साथ भी हो रहा है तो भी बंद। तो ये दिमाग में कुछ बैठता नहीं था कि हमारे साथ गलत कोई और कर रहा है, बंदिश हमारे पे कि वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, हंसो मत, ज़्यादा ये मत करो, जल्दी से घर आ जाओ। तो तभी से जो क्वेश्चन थे और उसके आंसर नहीं मिल रहे थे, वो ढूंढने की कोशिश में लगी रहती थी। जब थोड़ी सी समझदार हो गई, शादी हो गई, वैसे छोटी उम्र में ही हो गई थी, अब के हिसाब से छोटी थी मैं, फिर बच्चे हो गए, पर मन में से वो निकला नहीं कि भाई इतने सारे इजी सॉल्यूशन है, आज तक किसी ने नहीं किया, तो मैं क्या कर सकती हूँ। बस फिर मैं उठ खड़ी हुई। और वो हिम्मत थी, वो जज्बा था, सब पता था कि महिलाओं को क्या क्या सहना पड़ता है, उसके सॉल्यूशन भी पता थे, तो बस निकल पड़ी। तो वो फर्स्ट इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे जिस दिन आपको लगा कि बस आज ही पहला कदम इसी चीज़ के लिए उठ रहा है? जब मेरी शादी होने के बाद, वैसे तो मैं पहले से बचपन से देखती थी कि महिलाओं को अपने पति के द्वारा मारपीट बहुत होती थी। और उसको बहुत सहजता से स्वीकार कर लिया गया था समाज में, और हमें भी वही समझाते थे कि पति है तो मारते हैं। तो क्वेश्चन तो वही था कि भाई पति है तो क्या हुआ, मारते क्यों है? वो जुबान से बोले भाई ये सही नहीं है, ये करो वो करो, मारना क्यों? जब शादी के बाद मैंने कहा ना थोड़ी सी मैं इंडिपेंडेंटली अपने आप को रख सकती थी, तो मेरी काम वाली बाई, उसको रोज इतना मार पीट करके वो आती थी, हर रोज कोई ना कोई डॉक्टर के पास जाके उसका मलहम पट्टी लगाना, ये वो। और जब मैं उसको पूछती थी तो बोलती थी कि मेरे पैसे तो मार के वो ही ले लेता है, मेरे पास तो इतने बचते ही नहीं है। तो बेचारी के पैसे कमाने के पैसे भी वो ले लेता था, मारपीट भी ऊपर से कर लेता था, और ये घर का काम, बच्चों का सब संभालना, ये सब वो करती थी। तब मैंने सोचा कि अब आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और फिर वो महिलाओं के लिए, खास करके डोमेस्टिक वायलेंस पे बहुत आवाज़ उठाई थी। मतलब वो आपको झंझोड़ के रख दिया था कि अब तो कुछ करना होगा। तो दी, जैसा महिलाओं की ही बात चल रही है और इतने सारे केसेस आपने महिलाओं के अधिकारों के, महिलाओं के लिए आपने
देखे हैं और उन पर आपने आराम से सबको एडवाइस भी दिया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम्स है महिलाओं की? सबसे बड़ी अगर मैं बोलूँ कि कोई 3 या 5 प्रॉब्लम्स, तो क्या ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स है कि ये महिलाओं की सबसे बड़ी समस्याएं लगी? मैं बताऊं 3 4 5 है ही नहीं। सबसे बड़ी एक समस्या मुझे महिलाओं की ये लग रही है कि वो अपनी शक्ति को जानती ही नहीं है, वो अनजान है अपनी शक्ति से, या तो फिर वो उसको नज़रअंदाज कर रही है। ठीक है। तो मुझे तो एक ही प्रॉब्लम लगा, बाकी महिला इतनी सशक्त है, इतनी शक्तिशाली, इतनी संवेदनशील, वो खुद अपने आप को और पुरुष को दोनों को समझ सकती है। उसमें कितने सारे पावर्स है कि वो पुरुष को जन्म दे सकती है, और वो हर एक सिचुएशन में, जैसे मैं बचपन से देखती थी कि तब तो बहुत बाल विवाह हो जाते थे, 9 साल की उम्र में तो बेचारी विधवा हो जाती थी, तो हर घर में ज़्यादातर विधवा बुआ होती थी। तो 9 साल की उम्र से बेचारी 90 साल तक अगर जिए तो इतने साल तक वो घर में ऐसे ही रहती थी। तो मैं देखती थी कि वो कितनी आसानी से अपनी लाइफ जी सकती है विदाउट एनी सपोर्ट, क्योंकि उसके परिवार के खुद के तो कुछ होते नहीं है, माता पिता सब धीरे धीरे चले जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी महिलाओं को मैंने बचपन में देखा था मेरे आजू बाजू, जिससे मुझे ये तो पता था कि महिलाओं में पावर बहुत है। पर मैंने एक भी पुरुष ऐसा नहीं देखा कि जो बूढ़ा होने तक अकेला रहा हो। अरे वो बूढ़ा होने के बाद उसकी अगर बीवी भी चल बसे तो तुरंत ही उसकी शादी दूसरी करवा देते थे कि वो बेचारा, और वो बेचारा अकेला कैसे रहेगा। तो मुझे तो वो भी समझ में नहीं आता था। अरे वो कमाता है, हट्टा कट्टा है, खुद सब कर सकता है, तो उसके लिए बेचारा शब्द क्यों? और बेचारी वो महिला एक्चुअल बेचारी बना दी है हमने, और उसके लिए तो हम कुछ सोचते ही नहीं है। तो ये सब मेरे दिमाग में तब बहुत आता था। तो मैंने ये सोचा कि महिलाओं को अपनी शक्ति का या तो ज्ञान नहीं है, या वो अनजान है, या फिर वो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती है। ठीक है, उसको यूज़ नहीं करना है, पड़े रहना है, वो वाली बात। तो सॉल्यूशन एक ही है ना, अपने आप को समझो, अपने आप को पहचानो, खुद को समय दो और अपने साथ बैठो और उसको पूछो कि उसको क्या चाहिए, और अपनी हर एक जिम्मेदारी में सबसे आगे रहो। जिम्मेदारी से कभी भी पीछे मत मुड़ो, क्योंकि जब हम अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा सा भी हटते हैं ना, तो हम अपनी नज़र में ही गिरते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो अपनी नज़र में बने रहने के लिए और ऊपर उठने के लिए सबसे पहले तो हमारी सब जिम्मेदारियों को एकदम खेल दिली से अच्छी तरह से निभानी है। तो एक और जब महिलाओं की बात करते हैं तो एक और प्रॉब्लम्स आती है अक्सर, मतलब पोस्टमार्टम एंड मेनोपॉज जैसी प्रॉब्लम, जो फिजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है, लेकिन बाद में वो मेंटल प्रॉब्लम बन जाती है, और एक केस के बाद हर महिला इस चीज़ से गुजरती है। तो क्या आपने भी अपने केसेस में ऐसी चीज़ें देखी? बहुत। ओके, तो आप उनका क्या सॉल्यूशन देते हो, और ये प्रॉब्लम्स के बारे में एक बार थोड़ा सा इस पे आप दृष्टि डालेंगे? देखो, इसका भी मैं 2 पार्ट बताऊंगी। एक तो ये फैशन भी बन गया, ओके, और दूसरा ये ऑफकोर्स अवेयरनेस नहीं है लोगों में, इसलिए जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसको एक अच्छा सा नाम देके फिर उसकी ढाल बना के पूरे परिवार को वो छिन्न भिन्न कर देना मैंने बहुत देखा। अच्छा। पर अब के समय में ये थोड़ा ध्यान इसलिए देना पड़ता है क्योंकि जॉइंट फैमिली नहीं रहे, तो जब अकेले रहते हैं तो आपको ये सब प्रॉब्लम सामने दिखती है ज़्यादा। जितनी प्रॉब्लम दिखती है और आप देखते हैं उतनी प्रॉब्लम बड़ी होती है। जब प्रॉब्लम थोड़ी दूर जाती है तो वो छोटी होती है और सॉल्यूशन बड़ा होता है। पर अब वो प्रॉब्लम ही बड़ी होती जाती है, तो इसको बड़े बड़े नाम दे दिए गए, इंग्लिश नाम देने से, और फिर एक फैशन बन गई कि सब अच्छा मुझे भी ये हुआ, अच्छा मुझे भी ये हुआ, और फिर उसमें रिलेशनशिप तोड़ने तक बहुत ही इजीली रिलेशनशिप इसमें तोड़ देते हैं। अच्छा, मतलब कोई ऐसा केस आपके ध्यान में है? बहुत है। ओके, बहुत है, जिसमें और हमें भी दुख भी होता है कि हम उसके काउंसलिंग में उसको क्या कहें, क्योंकि फिर बोलती है कि महिलाएं आके कि मैं उसके दिन में 10 डायपर बदलने पड़ते हैं और उनको 2 भी बदलने पड़े तो वो मुंह बना देते हैं, तो वो यानी उसके हस्बैंड। तो अच्छा, तो 2 उसको इसलिए बदलने हैं क्योंकि मैंने दिन में 10 बदले, तो उनकी भी तो ड्यूटी है, उनका बच्चा है। तो ये ऐसा कोई रूल नहीं बनाना चाहिए। हाँ, ये है कि पिता को भी अपने बच्चे की, अपने संतान के प्रति फर्ज है जो निभाना चाहिए। अच्छा, ओके, आप बाहर से आए हो, पत्नी ने पूरे दिन बच्चे को संभाला है, तो आप भी थोड़ा उसको संभालो। ये एक शेयरिंग वाली बात है। ये सब ये एक दूसरे को समझ के कर लेना चाहिए, पर उसके रूल्स अगर बनाएंगे तो रूल्स टूटते हैं और फिर उससे झगड़े होते हैं। अच्छा, तो ये रूल्स नहीं बनने चाहिए। okay. तो कपल की लाइफ रहती नहीं है, इसलिए फिर इससे और दूसरे आते हैं प्रॉब्लम्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आ जाते हैं उसमें,
और फैमिली टूटता हुआ बच्चे के सामने तो बच्चे प्रॉब्लम चाइल्ड बन जाते हैं, बच्चे गलत चीज़ों पे चले जाते हैं। महिलाओं को इसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे, मतलब क्या करना चाहिए ऐसे फेज में जब उनको ये पता चल रहा है कि भाई हम इस डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? ऐसी कोई एडवाइस मैं मेरा दृष्टांत दूंगी। मैंने 1994 में मेरी सर्जरी हुई थी, इतनी बड़ी बड़ी 5 सर्जरी हुई थी, उसमें यूट्रस ओवरीज सब निकाल दिया गया था मेरे बॉडी से। किस एज में थे आप उस टाइम पे? मैं तब 33 इयर्स की थी। तो इतनी छोटी सी उम्र में सब निकल गया, और मुझे तब 1994 में इतना साइंस भी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो मुझे बताया गया था कि आपको हार्मोन्स थेरेपी देंगे तो आपका वेट डबल भी हो सकता है, फिर आपको थोड़े से फीमेल के नहीं पर मेल के वो दिखेंगे, थोड़े सिम्टम्स दिखेंगे, आवाज़ भी ऐसी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो डर गई थी क्योंकि इतनी एज में अगर मैं कैसे फैमिली को भी संभालूंगी। तो मैं इनफैक्ट मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, हॉस्पिटलाइज पूरे साल भर रहा करती थी, वेट भी काफ़ी मोर देन 100 kg के ऊपर चली गई, और बहुत सारे प्रॉब्लम आए, पर उसका सॉल्यूशन मिल गया। सॉल्यूशन ये कि मैंने पहले अपने आप से बैठ के पूछा कि गीता तुझे ऐसी ही लाइफ जीनी है, अभी तो तेरी इतनी ही उम्र है, तो ऐसे ही जीनी है, और सब दया खाएंगे, हॉस्पिटल में फेंक जाएंगे, दवाई लेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, बस ऐसे जीना है तो क्या करना है। बस एक दिन क्या हुआ कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि मैंने एक प्रोग्राम जो बनाया था अखिल हिंद महिला परिषद में, वो प्रोग्राम वो दिन होने वाला था, तो मैं तो सीधी हॉस्पिटल से निकली, पैसे लिए, रिक्शा में बैठी और महिला परिषद गई, आराम से वो प्रोग्राम अटेंड किया। कंप्लीट करने के बाद हॉस्पिटल आके सो गई। जब डॉक्टर को पता चला तो वो तो खुश हो गए, उन्होंने कहा कि सॉल्यूशन मिल गया, आप यही काम करो, आपको जरूरत ही नहीं है कि यहाँ पड़े रहो, डिप्रेशन की दवाई लो, हार्मोन्स थेरेपी लो, ये वो, आप अपने काम में लग जाओ। बस वो दिन से मैं, मतलब कुल मिला के बिजीनेस, और वो भी वो जो आप लाइक करते हो, उस चीज में आप बिजी हो जाओ तो अपने आप डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस मत किया करो, प्रॉब्लम को समझ लो, समझने के बाद उसके सॉल्यूशन के ऊपर ही जाओ, बस प्रॉब्लम के अटके मत रहो। प्रॉब्लम पे अटके मत रहो, क्या बात है दी, बहुत अच्छी बात बताई। और आपका जो आपने खुद ने एग्जांपल दिया वो बहुत ही जबरदस्त था, क्योंकि काफी महिलाएं इन सारी प्रोसेस से गुजरती है लेकिन अटक जाती है। सो दी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब इतना सारा बोल्ड स्टेप लिया आपने, इतना सारा काम किया, तो आपको धमकियां भी मिली होंगी। तो जब धमकियां मिली तो कभी ऐसे डर नहीं लगा कि एक फैमिली भी है मेरे पीछे और मैं भी एक महिला हूँ एज ए फीमेल, मतलब इस तरीके से धमकियां मिलना या डर लगना बड़ा स्वाभाविक है, तो आपने उसको कैसे फेस किया? सबसे पहले धमकियां तो बिल्कुल मिल गई, बहुत सारी मिली, पर मैं डरी नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को जाना था ना कि मैं कौन हूँ, मेरे में क्या पावर है, इसलिए मैं डरती नहीं थी। सबसे पहले बात करूँ तो मैं महिला पुलिस स्टेशन जब 1999 में सूरत में शुरू हुआ और पुलिस कमिश्नर ने मेरी हेल्प मांगी, तो हमारी अनीस संस्था के थ्रू हमने वो पुलिस स्टेशन में बैठना शुरू किया। तो वो समय में पुलिस स्टेशन में जाना महिलाओं के लिए बहुत खराब माना जाता था, नहीं खराब माना जाता था, गंदा माना जाता था। अच्छा, ऐसा कहते थे कि छी वो तो पुलिस स्टेशन तक गई। तो जब मैं वहाँ बैठ के सेवा देती थी तो मेरे बेटे, जो खास करके मेरा छोटा बेटा, वो नीचे सोसाइटी में खेलने जाता था तो कोई उसके साथ खेलता नहीं था, और उसको कहते कि छी इसकी मम्मी गंदी है, वो रोज पुलिस स्टेशन जाती है। तो एक दिन वो आके थोड़ा मेरे पास बैठा और बोला कि मम्मी प्लीज तू पुलिस स्टेशन मत जाया कर। मैंने उसको पूछा क्यों? नहीं, मुझे सब नीचे चिढ़ाते हैं कि तेरी मम्मी गंदी है, वो पुलिस स्टेशन जाती है। तो मैंने कहा ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, पर मैंने जो काम हाथ पर लिए हैं वो मैं पूरा कर दूं। ऐसा करके मैंने दूसरे दिन से उसको पुलिस स्टेशन ले जाना शुरू किया। तो वहाँ उसने देखा कि बहुत सारी बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं आती थी, और जो मेरे साथ बात करने के बाद उसके प्रॉब्लम जिसके सॉल्व हो जाते थे, वो मेरे पैर छूती थी और मुझे गले लगाती थी, मुझे आशीर्वाद देके जाती थी। तो वो रोज़ मैं कोई ना कोई रीज़न से उसको ले जाने लगी कि बेटा अब मुझे जल्दी काम निपटाना है, तो तुझे रोज़ मेरे साथ भी आना पड़ेगा, चल आज तेरा ये काम भी निपटाएंगे, वो काम निपटाएंगे करके मैंने उसको 1 वीक तक साथ ले जाना शुरू किया। तो 1 वीक के बाद उसको तो लगा कि मेरी माँ तो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मुझे जो पता था उसने वही किया कि एक दिन रात को आया, मेरे पैर के पास बैठा और फिर धीरे से बोला कि माँ एक बात कहूँ कि तू पुलिस स्टेशन जाना बंद मत करना। अच्छा। मैंने कहा क्यों? तो कि नहीं मम्मा तू बहुत अच्छा काम करती है। और मुझे क्या गिफ्ट मिली पता है? उस दिन से आज तक, वो तो बहुत पुरानी बात है 30 साल पहले की, पर 30 साल तक अब हुए तो भी मेरा बेटा मुझे मम्मी नहीं माँ बुला रहा है उस दिन से। और दूसरा, रात को जब भी वो होता है मेरे पैर को छूता है और मुझे गुड नाइट करके अपने रूम में जाता है आज भी, जब भी वो मेरे साथ होता है। और ज्यादा बढ़ गया। बिल्कुल। तो ये मिला। दूसरी बहुत सारी धमकियाँ, ये अभी रिसेंटली भी एक केस में, बहुत हाईफाई केस था, तो सब प्रेशर आ रहा था समाज का कि भाई अभी छोड़ दो, इसमें आप आगे मत बढ़ो।
क्योंकि वो जहाँ जाता था समाधान के लिए सब बोलते थे कि नहीं गीता बहन है तो हम समाधान नहीं होगा, तो वो बहुत सारे प्रेशर मेरे पे आए, मेरे हस्बैंड के ऊपर। तो मैंने उसका भी सॉल्यूशन निकाला। मेरे हस्बैंड को बोला कि क्योंकि मेरे दोनों बेटे तो बाहर ही है और वैसे भी वो दोनों भी मेरे जैसे ज़्यादा है। तो ये मेरे पति को वो लोग ने थोड़ा शुरू किया बताना, इमोशनल भी, कि चलो हम सब तो फ्रेंड्स हैं, ये तो वो बोले बहुत प्रेशर आ रहा है। तो मैंने एक डिवोर्स पेपर साइन करके उनको दे दिया कि बोल दो कि मेरी बीवी ने मुझे डिवोर्स दे दी है। अब आप तो वो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। आप उसको दिखा देना कि वो नहीं है, अब मेरी बीवी ही मेरे कहे में नहीं है। तो मैं ऐसे सॉल्यूशन में मानती हूँ, पर मैं धमकियों को ज़्यादातर सरेंडर नहीं हो सकती हूँ, पता नहीं क्यों। एक अंदर से ही शायद वो सरेंडर आप नहीं हो सकते, इसीलिए इतना रास्ता आपने मतलब तय किया। बहुत सिंपल सी चीज हो सकता है, क्योंकि मैं किसी और के लिए तो ये कर नहीं रही हूँ, ना पैसे के लिए हम कर रही हूँ और ना किसी को होद्दा लिया है ना कुछ। मैं तो जो कर रही हूँ मेरे अपने जीवन की सार्थकता के लिए कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे किसी का डर क्यों होगा। और फिर जो कर रहे हो अच्छा काम कर रहे हो, कुछ गलत करो तो भी आदमी डरे, जब अच्छा काम कर रहा है तो उसमें कैसा डर। बिल्कुल ठीक है। तो अभी इसी पे ही बात करते हो कि हार्ड टाइम सबकी लाइफ में आता है, तो आपकी लाइफ में आपके जीवन का हार्ड टाइम कौन सा था और आपने उसको कैसे फेस किया? जब मैंने समाज सेवा में पहले बिजनेस वूमन थी, शादी के तुरंत बाद मैंने बिजनेस शुरू किया था और बहुत अच्छा चल रहा था मेरा बिजनेस, एकदम टॉप पे भी पहुंच गई थी, क्योंकि मेरा नेचर है जहाँ जाती हूँ अच्छा ही परफॉर्म करती हूँ। फिर जब मेरी हेल्थ के इश्यू हुए, मुझे सोशल वर्क में जाना था और मैंने धीमे धीमे बिज़नेस के प्रति मेरी रुचि कम होती गई, तो मैंने बाकायदा घर में ये कहा कि मुझे बिज़नेस से मुक्त कर दो। और मेरे पति बिज़नेस में जो थे ही मेरे साथ, उन्होंने कम्प्लीटली चार्ज ले लिया। और फिर मैं सोशल वर्क में लगी। बस अभी तो थोड़ा आगे ही बढ़ी थी और बिज़नेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए, बहुत बड़ी लॉस। टेक्सटाइल का बिज़नेस पूरे इंडस्ट्री टूट गई सूरत में, तो उसमें हम भी एक भोग बन गए। तो बहुत ख़राब सिचुएशन थी, बहुत कुछ ऐसा था कि जिससे बच्चों की स्टडी के ऊपर असर हो रहा था और बहुत हमारा एक स्टेटस बन गया था, लाइफस्टाइल जो बन गई थी वो सब के ऊपर असर हो रहा था। तो वापस से वही कि या तो फिर तुम वापस बिजनेस में आओ, दूसरा कोई बिजनेस। पर मैंने पूरी सभा बुलाई परिवार में, मेरे 2 बेटे, मेरी सास, मेरे पति, और मैंने कहा कि मेरी इच्छा नहीं है वापस ये सब में आने की। तो मैं कर सकती हूँ एक तो ये कि मेरी लाइफस्टाइल एकदम सिंपल बना दूंगी। मेरी जीवन शैली तब से मैंने एकदम सिंपल बना दी है, नो खर्चा, नथिंग, एकदम खाना पीना इतना जितनी ज़रूरत है। और पूरा वो बदल दिया, जीवन शैली बदल दी। और बेटों को पूछा कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद ले लोगे, क्योंकि 16 साल की उम्र के बाद मैंने दोनों बेटों को इंडिपेंडेंटली अपना पैसा कैसे कमा सकते वो सीख तो दे ही दी। तो उनके साथ वो दोनों बेटों ने मुझे प्रॉमिस किया और तब से लेके आज तक वो लोग ने अपने प्रॉमिस पे अड़े रहे हैं, खुद की जिम्मेदारी खुद ली है, जो भी किया वो। और बस बाकी तो क्या चाहिए हमें कुछ इतना चाहिए ही नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से सॉल्यूशन हर चीज़ का होता है अगर हम उसके ऊपर फोकस करें। बाकी प्रॉब्लम तो आएंगे ही। ये बहुत बड़ा धक्का था एक हमारे पूरे फैमिली के लिए कि जिसे एकदम टॉप से आप सीधे नीचे जब आ जाते हो तो क्या होता है, पर वहाँ से भी हम अच्छी तरह से बाहर आ गए। ओके, अब हम बात करते हैं, आपने एक मतलब अभी आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है बेटी संतुलन यात्रा। बेटी संतुलन यात्रा, तो ये बेटी संतुलन यात्रा क्या है, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। जैसे मैं तो मेरे जन्म से पहले की भी बात कर रही हूँ कि बेटियों का जन्म पहले से ही सबको समाज में इतना अच्छा नहीं लग रहा है। अब थोड़ा एजुकेशन के कारण सब एक बेटी होने के बाद भी हैप्पी रहते हैं कि चलो एक बेटी आ गई, इट्स ओके। पर फिर भी अभी भी बहुत सारी जगह पे बेटा तो चाहिए ही, वंश बेटा ही बढ़ाएगा, ये कई समाजों में एक ग्रंथि है। तो इसके कारण बेटियों का जन्म दर कम होता जा रहा है। और टेक्नोलॉजी अभी इतनी इजी हो गई कि अब तक तो बेटियों को गर्भ में परीक्षण करके मार दिया जाता था, पर अब तो महिलाओं को ये कहते हैं कि आपको वो भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि अब तो जेंडर सिलेक्शन हो रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई। तो आपको कौन सा क्या चाहिए, बेटा चाहिए, ओके इतने का पैकेज है, लो बेटा मिलेगा। तो IVF से अब बेटा भी दे सकते हैं। ठीक बात है। तो टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग होना शुरू हो गया, उसके कारण संतुलन बिगड़ गया है। बेटियों का जन्म दर कम होता जा रहा है और वैसे भी महिलाओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते हैं, बलात्कार, ये वो, 2-3 साल की बच्चियों के बलात्कार, ये सब देख के हम भी पूरी जीवन हमारा दे दिया, फिर भी हम रोक नहीं पा रहे हैं। तो बेटियों का और बेटों का ये जन्म दर संतुलन बना रहे, जो कुदरत चाहता है। कुदरत हमेशा संतुलित है, जो भी देखे हम कुदरत में वो संतुलित है। तो अभी मेरी ये बेटी संतुलन यात्रा में यही है कि कुदरत को चैलेंज मत करो, वो जो देना चाहता है उसको सहज स्वीकार। तो एक और आपका प्रोजेक्ट चल रहा था आद्य शक्ति,
तो जिसमें आपने महिलाओं को पॉलिटिक्स में जाने की ट्रेनिंग दे रहे हो, राइट? तो मुझे ये समझाइए आप कि अगर महिलाएं पॉलिटिक्स में जाती तो आपके हिसाब से क्या क्या बदलाव आएंगे? बहुत आएगा। जैसे मैं पूरी बात से आपको ये समझ में आ गया होगा कि महिलाओं के पास विशेष शक्तियां हैं पुरुष से ज़्यादा। वो ये है कि वो पुरुष को जन्म दे सकती है, दोनों को समझ सकती हो। और वो इसीलिए वो, जैसे मैं दो बेटों को जन्म दिया है तो मैं पुरुष को भी समझ सकती हूँ, मैं स्त्री हूँ तो मैं स्त्री को समझ सकती हूँ। और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मैं जहाँ हूँ वहाँ पुरुषों को भी अन्याय हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ मेरे बेटे भी हैं। तो स्त्री जहाँ होगी वो अन्याय नहीं होने देगी, वो दोनों जेंडर के वो बैलेंस करके चलेगी। मैं चाहती हूँ कि जब राष्ट्र की बात हो, संसद में या विधानसभा में या पंचायत में, जहाँ भी महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहेगी तो वो पुरुष और स्त्री दोनों के बारे में सोचने की एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। क्योंकि पुरुष चाहे कितना भी कर ले, वो इतनी स्त्रियों को नहीं समझ सकेंगे, उनके प्रश्न को भी नहीं समझ सकेंगे। अगर समझ भी सकेंगे तो वो उसको सॉल्यूशन उनके पास इतना ईजी नहीं होगा जो स्त्री के पास है। तो स्त्री के पॉलिटिक्स में आ जाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, समाज संतुलित बन सकता है। किंतु सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि वापस से वही बात कि महिलाओं को वही रिमोट कंट्रोल बना के भेजा जाएगा कि उसका संचालन कोई और करेगा और उसको बिठा दिया जाएगा। और सिर्फ सीट 33% रिजर्वेशन है तो भाई रख दो उसको, बाकी काम हम कर लेंगे, उसको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, उसको छोटा छोटा काम दे दो, बस तू इतने में बिजी रहे, बाकी सब हम कर लेंगे। ये मामला ना हो, इसलिए मैंने आध्या शक्ति करके एक पूरा कोर्स बनाया। उस कोर्स से मैं महिलाओं की वो शक्तियों को जागृत करती हूँ, उनको कहती हूँ कि आप में सब शक्तियाँ हैं, आप किसी और का रिमोट कंट्रोल बन के, पपेट बन के मत जाइए, आप अपने दिमाग से काम कीजिए। तो उनको ऑलराउंडर, यानी उनको भी पॉलिटिक्स को समझना है, ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझना है, वो जहाँ रहती है वहाँ के पॉलिटिक्स से लेके ग्लोबल पॉलिटिक्स तक उसको पहुँचना है। और उसको अपने आप की रक्षा कैसे करनी है, अपने कैरेक्टर को कैसे संभालना है, स्वनिर्भर कैसे रहना है, ये सब भी सीखना है, वो सब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाए। तो मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं को ही अपने कैरेक्टर को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करना चाहिए और उसको अपने आप को शरीर न मान के, एक व्यक्ति मान के स्वीकार करना है। और उसको समाज में वो ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि किसी की ताकत ना हो कि कोई उसके कैरेक्टर के ऊपर उंगली लगा सके। और उसके लिए उसको अपनी इमेज खुद बनानी है। ये मैं आध्या शक्ति में इसी द्वारा करना रही हूँ। ओके, क्या बात है। सो दी, बस अंत में मैं कुछ चंद लाइनें बोलूँगी आपके लिए कि ऐ ज़िंदगी मेरी मुश्किलें मेरी राहें आसान ना कर, मुझे चट्टानें तोड़ने की आदत है, मुझे चट्टानें तोड़ने की आदत है, और यूँ मेरे रास्तों में अंगारों पर पानी ना डाल, आग में जलने की मेरी फितरत है। ऐसी महिलाएं जब आगे होकर इतने बोल्ड डिसीजंस लेती हैं तो शायद मुझे लगता है कि जो मतलब दहलीज के अंदर कदम होते हैं वो बाहर निकलने की हिम्मत कर पाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच इतने अच्छे नॉलेज देने के लिए, इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। और मुझे लगता है कि शायद आज का एपिसोड आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी हैं, जिधर भी हैं, बस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दीदी ने बोला कि अपने आप को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, रास्ते खुद ब खुद बनने लग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस एपिसोड को सभी तक, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा। थैंक यू सो मच दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।